हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुस्कान में। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए मैथ्स फार्मूले की वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम सारे चैप्टर्स के फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सारे फार्मूले अगर आपको याद हैं तो रिवाइज हो जाएंगे, अगर याद नहीं है तो वो आपको याद कर लेने हैं। ये सारे चैप्टर जितने भी आपके मैथ्स के हैं और जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो आपके सारे फार्मूले हैं। जो भी जहाँ जिस चैप्टर में फार्मूले नहीं है, थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स भी मैंने इंक्लूड करी हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की बात करें तो वास्तविक संख्याएं, जिसमें बस इस चैप्टर में आपको एक फार्मूला याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। थोड़ा सा मैं साथ में हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, तो जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एलसीएम होता है लासापा गुणा मासापा, ये आपका बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। अब यहीं से आपका एक फॉर्मूला ये बनता है कि अगर आपको मान लो एलसीएम निकालना हो, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और डिवाइड हो जाएगा आपका एचसीएफ से। इसमें आपको डिवाइड कर देना है एचसीएफ से, ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो। अगर आपको एचसीएफ निकालना है यानी मासापा निकालना है, तो ऊपर तो वही है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फिर आपको डिवाइड कर देना है एलसीएम से। तो इस मेन फार्मूले में से ही आपके दो फार्मूले बन जाते हैं, एलसीएम निकालने के और एचसीएफ निकालने के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए, इसमें आपका एक ही फार्मूला है, इससे आपके दो फार्मूले और बन गए, ये याद रख लेना आप। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, डेट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को नहीं बोलते हैं बहुपद। थोड़ा सा यहाँ भी देख लो, तो यहाँ भी आपका या तो इसे आप कॉन्सेप्ट समझें या फार्मूला। जैसे अगर आपके पास दो जीरो हैं, अल्फ़ा और बीटा, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा अल्फ़ा और बीटा रूट होते हैं किसी भी इक्वेशन के या किसी भी पॉलिनोमियल के। तो अगर अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज हैं तो इनका जो सम होगा, सम ऑफ जीरोज माइनस के बी अपॉन ए होता है। अगर आपको याद हो, माइनस के बी अपॉन ए होता है। यहाँ माइनस बी क्या है, ये बी जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी एक्स का गुणांक है। जैसे मान लो अगर कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये जो माइनस बी है ना, वो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो माइनस बी की वैल्यू ये 2 है। ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके साथ क्या कर रहा है 1, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू। ऐसी अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, यानी अल्फ़ा बीटा, तो ये होता है आपका सी अपॉन ए। सी आपका कांस्टेंट टर्म होता है, जिससे आप हिंदी में अचर पद के नाम से जानते हो। किसी भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद में अगर कोई अचर पद होगा, जैसे यहाँ 3 है, तो उसे हम सी बोलते हैं। और ए आपको बता ही दिया मैंने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए। ये सब आपने पढ़ रखा होगा और आपको पता भी होगा क्या बी होता है क्या ए होता है। तो चैप्टर 2 में बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके अलावा आपका कॉन्सेप्ट है वो आप सबको पढ़ना है, किस तरीके से पॉलिनोमियल बनता है या क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब आपने पढ़ रखा होगा। ये सिर्फ फार्मूला की ही वीडियो है, इसमें हम फार्मूला ही डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत जहाँ थ्योरम्स या कोई कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा बहुत जहाँ फार्मूला नहीं है उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों में आपके रेखिक समीकरण, हिंदी में इसका नाम है दो चरों में रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसके अंदर क्या देखो, इस चैप्टर में आपका कोई फार्मूला नहीं है, आपसे इक्वेशन सॉल्व करवा लेगा। तो उसके लिए एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि और ये सारी चीज़ें, विलोपन विधि, वो सब चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस चैप्टर में आपके क्या बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। या तो आप इन्हें फॉर्मूला समझें या आप एक कॉन्सेप्ट समझें, लेकिन इन्हें आप समझ लें ध्यान से। तो मैं आपको बता दूं, जैसे a1 अपॉन a2, अभी a1 a2 b1 b2 कहाँ से आएंगे, ये आपको पता है, इक्वेशन से आते हैं। 2 इक्वेशन दी होंगी, तो a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ कैसा बनेगा, जो लाइन होंगी ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इस तरीके से एक दूसरे को काट रही होंगी। अगर a1 a2 नॉट इक्वल है b1 b2 के, तो लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक सॉल्यूशन ही मिलेगा अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ही हल मिलेगा आपको और आपकी जो इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट होगी, यानी संगत हल होगी, संगत हल देने वाली, संगत समीकरण होगा वो। आपकी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी। ये भी पूछ लेता है कोई इक्वेशन देके कि दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है
या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो आपको ये करके देखना पड़ेगा, अगर ये कंडीशन है तो आपकी कंसिस्टेंट होगी। सेकंड पे है A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1 C2 के। इस केस में जो ग्राफ होगा, जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। और इसके अलावा आपका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, यानी इस केस में, इस कंडीशन में इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट मानी जाएगी। सॉल्यूशन होता है तब मानी जाती है आपकी कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन नहीं होता तब मानी जाती है इनकंसिस्टेंट। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट है आपका A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2। तीनों ही अगर बराबर हैं तो लाइन जो होंगी, ग्राफ जो होगा, लाइन जो कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ हो रही होंगी वो। और एक लाइन ऐसे जा रही तो इसके जस्ट ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही होगी, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इस केस में, उन इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन होंगे और वो इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगी। ठीक है, इतनी सी बात सबको क्लियर होगी। मैं थोड़ा सा डिस्कस भी करते जा रहा हूँ साथ के साथ, आप थोड़ा फोकस से देखें और ध्यान से देखें क्या चीज़ चल रही है। आइए चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 की बात करते हैं। अगर मैं चैप्टर 4 की बात करूं तो चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बोलते हैं हिंदी में, द्विघात समीकरण बोला जाता है हिंदी में। ठीक है साहब, पढ़ रखा होगा आपने। तो इसमें भी आपके फॉर्मूले नहीं है, एक फॉर्मूला है बस इक्वेशन बनाने का। बाद बाकी इसमें भी कुछ कंडीशन है, जैसे आपसे डी यानी डिस्क्रिमिनेंट निकलवा लेता, विविक्तकर बोलते हैं हिंदी में। B² - 4AC करके आपका डी आएगा। अब इसमें आपकी तीन कंडीशन बनती हैं, तीनों आपके सामने हैं। अगर आपने पढ़ी तो आपको याद भी आ जाएगा। अगर B² - 4AC ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आए, जीरो से बड़ी होगी तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। यानी B² - 4AC की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी आएगी तो टू रूट्स होंगे आर रियल एंड अनइक्वल, यानी रूट्स जो आएंगे दोनों, दो रूट आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो द्विघात समीकरण में दो रूट आते हैं। रूट मतलब आपको पता होगा रूट क्या होता है, रूट आपको पता होगा उसके हल जो होते हैं। ठीक है, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी इक्वल नहीं होंगे। एक अगर 5 है तो दूसरा 3 है, इस तरीके से अनइक्वल होंगे लेकिन रियल होंगे। अगर B² - 4AC की वैल्यू अगर मान लो जीरो के बराबर है, B² - 4AC की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी रियल तो होंगे ही होंगे, अब इक्वल होंगे। जैसे अगर एक रूट 5 है तो दूसरा भी 5 ही होगा, एक 3 है तो दूसरा भी 3 ही होगा, यानी इक्वल रूट्स होंगे इस कंडीशन में। तो ऐसे भी आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट है। अगर B² - 4AC की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मीन्स होता है जीरो से छोटी, मीन्स नेगेटिव नंबर है। अगर इसकी वैल्यू कोई नेगेटिव आ जाए, जैसे -5 आ जाए, -7 आ जाए, तो इस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं होते, यानी वास्तविक जो रूट है वो आएंगे नहीं, वास्तविक हल होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके इक्वेशन की, तो एक इक्वेशन बनाने का होता है फॉर्मूला x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर 2 में बताया था, सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा माइनस के B/A। ऐसे ही यहाँ अल्फा और बीटा क्या है? दो रूट हैं, अल्फा बीटा यहाँ पर रूट्स हैं, इनकी वैल्यू या तो आप इक्वेशन से निकाल लोगे या डायरेक्ट आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन होगी, तो आप ऐसे इक्वेशन भी बना सकते हो। ठीक है, आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। आइए स्टूडेंट चैप्टर 5 को डिस्कस कर दूं मैं, जिसका नाम है AP, यानी समांतर श्रेणी आप हिंदी में कहते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है इंग्लिश में। इसके लिए आपके तीन फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट आप याद रखें कि अगर आपको AN चाहिए तो A + n - 1 × D होता है। A आपका फर्स्ट टर्म होता है, D आपका कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी आपकी सीरीज का, किसी भी श्रेणी का। n आपकी वो संख्या जहां आपको वैल्यू लगानी है कितने टर्म्स का, यानी कितने पदों का, कौन सा पद चाहिए तुम्हें, कितना कौन सा टर्म्स चाहिए, यानी n की वैल्यू होगी। जैसे तुम्हें 5वां टर्म निकालना है तो n की जगह 5 रखोगे। Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स, Sn मतलब n टर्म्स का सम, यानी योग, n पदों का योग, n/2 2a n - 1 × D। तो n वही है जितने पदों का तुम्हें योग निकालना है, जितने टर्म्स का सम निकालना है, और D डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, A फर्स्ट टर्म है। इसी का मॉडिफिकेशन ये फॉर्मूला है, अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो तो आप डायरेक्ट आप सम n टर्म्स का सम निकाल सकते हो। Sn = n/2 a + l। A क्या है? फर्स्ट टर्म है, L क्या है? लास्ट टर्म है। अगर लास्ट टर्म दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। आइए चैप्टर 6 पे चलते हैं, डेट इज ट्रायंगल। देखिए
ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसमें कुछ थ्योरम्स है, जैसे बीपीटी थ्योरम हो गई। अब बीपीटी थ्योरम क्या होती है, जैसे देखो आपके सामने एक ट्रायंगल है एबीसी और उसमें एक लाइन डी ड्रॉ हो रही है। ये बीसी अगर मान लो इस डी के पैरेलल है, यहाँ लिख भी रहा है बीसी पैरेलल है डी के, तो बीपीटी थ्योरम वर्क करती है। इसको बीपीटी थ्योरम को आप थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। कैसे काम करती है, अगर मान लो बीसी डी के पैरेलल है तो एडी मतलब ये देखो एडी और बीडी का रेशियो बराबर होगा ए अपॉन ईसी के रेशियो के बराबर। ये कहती है बीपीटी थ्योरम। इसमें दूसरा पॉइंट ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैं ऊपर से एडी लूँ और नीचे ए बी लूँ पूरी साइड ए बी, तो सेम वर्क मुझे इधर भी करना पड़ेगा, इधर ए लेना पड़ेगा और नीचे लेना पड़ेगा फिर ए सी पूरा। ये दो कंडीशन बन जाती हैं, ये होती है आपकी बीपीटी थ्योरम। और इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करने के, जिसमें ए एंगल एस यानी साइड और एस यानी साइड एंगल साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा, तो ये तीन क्राइटेरिया हैं। आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो इनसे भी आप सिमिलरिटी चेक कर सकते हो किसी भी ट्रायंगल की। चैप्टर 7 पे आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो यहाँ मैंने आपके लिए लिख रखा है जैसे डिस्टेंस फार्मूला, अभी क्या मैंने लिखा नहीं है, जिससे आप थोड़ा फील कर पाएँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 x2 y2 वहाँ से आएंगे, ये आपके पॉइंट होंगे, दो पॉइंट होंगे। जैसे मान लो 2,3 और 3,5 मान लो, इन ये पॉइंट है, इनके बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है वो, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इस तरीके से आप मान सकते हो। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। सेक्शन फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y वाला निकालोगे तो m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो ऊपर क्या है 12 21, नीचे क्या है 12, ऊपर क्या है 12 21, नीचे क्या है 12, यानी 12 21 से आपको याद आ जाएगा m1 होता है x2 होता है, 21 यानी m2 होता है x1 होता है, mx m बाई और 12 21 याद रखोगे तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। बाद बाकी आप कैसे भी याद रख सकते हो। m1 है तो x2 है और m2 है तो x1 है, नहीं तो m1 प्लस m2 दोनों में आता है। m1 है तो y2 और m2 है तो y1 है, इतना याद रखना। मिड पॉइंट भी पूछ लेता है, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y वाला निकालोगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, फॉर्मूले भी याद हो रहे होंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, डेट इज ट्रिगोनोमेट्री, जिसे आप त्रिकोणमिति के नाम से जानते हो, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं देखिए। मेनली इसमें कुछ ही फॉर्मूले हैं, जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक आपको याद होना चाहिए पीवीपी अपॉन एचएचवी, यानी यहाँ साइन आता है, यहाँ कॉस, यहाँ टेन। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं हिंदी वालों की बात करूं तो आप याद रख सकते हो लाल बट्टे कक्का, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ड, ए आता है आधार के लिए, के कर्ड के लिए, एल लंब के लिए, ए आधार के लिए। तो यहाँ भी ऐसे याद रखना साइन कॉस और टेन। साइन के लिए लंब बट्टे कर्ड, कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ड और टेन के लिए लंब बट्टे आधार। ठीक है, ये याद रखना, वैल्यू पूछ लेता है, बहुत जगह काम आएगा। अगर चैप्टर पढ़ाया तो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। एक वैल्यू की जो टेबल होती है, यानी कि साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, या साइन 30 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, ये पूरी टेबल होती है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने बनाना सिखा रखा है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे वैल्यू याद रख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाद बाकी आप इस सारी वैल्यू को याद कर लें, या फिर आपको टेबल बनाना आना चाहिए जिससे कि एग्जाम में आप भूलें ना। कुछ फॉर्मूले यहाँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहीं से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ, यहीं से बन जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तो मेन फार्मूला ये था, एक इसमें से बन गया। ऐसे अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक में से ही दो और बना दिए, 3 फार्मूले तो ये हो गए आपके। प्लस ऐसे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालूँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और
अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो याद रखना सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। 2 ये बन गए, यानी 3 ये 6 हुए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, तो यहाँ से अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा निकालूँ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालूँ तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो 3 फार्मूले हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये पार्ट 1 है आपके फार्मूले का। इसमें मैंने 8 चैप्टर के फार्मूले डिस्कस करें, जो भी फार्मूले थे। इसके बाद अगली वीडियो में आगे के चैप्टर्स जो भी हैं पार्ट 2 में उन फार्मूले को यूज करेंगे, यानी हम समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और इसके बाद ही आप इसका पार्ट 2 देखना। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने 8 चैप्टर इसमें इंक्लूड करें। बाद बाकी अगली वीडियो में देखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।